नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आज बात करने वाले हैं आरती ड्रग्स लिमिटेड के ऊपर। काफी दिनों से इसके क्वेश्चंस भी थे, तो इसका नंबर आज लग चुका है। आपका भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, कमेंट करने में संकोच मत करिए, बिंदास कमेंट करिए। 4-5 वीडियोस के नीचे मुझे उस स्टॉक के कमेंट दिखते हैं तो मैं जरूर उस स्टॉक पे वीडियो लाता हूं, तो कीप कमेंटिंग। आरती ड्रग्स का जैसे नंबर लगा है, आपके स्टॉक का भी लगेगा। आरती ड्रग्स के फंडामेंटल भी देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, हर चीज को समझेंगे और एक दिखेंगे कि आज की डेट में किस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है। इन्वेस्टर है तो क्या ऑप्शन है, ट्रेडर है तो क्या ऑप्शन है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो क्या ऑप्शन है, वो सारी चीज हम देखने वाले हैं। आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो कमेंट करने में संकोच करना ही नहीं है। और जो भी हम बात करेंगे वो एक एजुकेशनल डिस्कशन है, उसे किसी टाइप की रिकमेंडेशन मानने की भूल ना करें। रिकमेंडेशन के लिए अपने सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का कंसल्ट करिए, और हमारी कोई भी रिकमेंडेशन टाइप की सर्विस नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आइए बात करते हैं आरती ड्रग्स पे। सबसे पहले इस कंपनी का चार्ट जो है वो आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है। स्टॉक दिख रहा है आपको कि अपने हाई से 70% टूटने के बाद में लगभग थोड़ी बहुत रिकवरी करके अगेन एक डिप देता है, और इस डिप देने के बाद अभी ये इस मिडल पॉइंट के बीच में खड़ा हुआ है। अप्रोक्सीमेट 535 इसका प्राइस है। यहां से स्टॉक कहां जाता है वो देखना होगा। आपको बता दूं कि ये वीडियो जो बन रहा है 25 जनवरी की सुबह बन रहा है। बहुत अर्ली मॉर्निंग में अपने ऑफिस में आके वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मुझे आज कुछ काम है, तो आज का प्राइस एक्शन में नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए आज ये अर्ली मॉर्निंग में वीडियो बन रहा है, तो प्राइस उस हिसाब से होगा। अगर इसका पीछे का डाटा आप लेंगे तो आपको पता चलेगा यहां पर पीछे जाने पर कि स्टॉक ने पीछे काफी एक रेंज के अंदर जो है वो कंसोलिडेट किया था। देन उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ निकला और एक अच्छा मूव जो है स्टॉक ने यहां पे दिया है। सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स देखते हैं कि 70% अगर कंपनी ने गिरावट करी है, क्या फंडामेंटली कोई दिक्कत है। और स्टॉक के रिगार्डिंग एक चीज और चल रही है मार्केट में कि ये स्टॉक अगर 500 का वापस 1000 जाता है आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में, तो भी आपका पैसा डबल कर सकता है। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, फंडामेंटल देखने के बाद हम आगे की बात कर सकते हैं। तो अब चल रहे हैं हमारे सामने आरती ड्रग्स के फंडामेंटल्स। 1984 में कंपनी बनी, आरती ग्रुप का पार्ट है, ये सब जानते हैं। और यहां पर कंपनी करती क्या है, मैन्युफैक्चर और सेल करती है एपीआईज। एपीआईज क्या होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड फार्मा इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी केमिकल एज वेल एज फॉर्मुलेशंस। ये कंपनी का बिजनेस है। कंपनी का बिजनेस खाली इंडिया तक नहीं है, कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है एपीआईज और स्पेशलिटी केमिकल्स को। कहां पर, 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर कंपनी का बिजनेस है। इस बात का ध्यान रखिए, खाली इंडिया तक सीमित नहीं है। कंपनी 1984 से चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी अभी बर्बाद हो जाएगी। 1984 से चली हुई कंपनी जो 100 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती हो, जो कि आरती ग्रुप का बहुत बड़ा पार्ट हो। आपको याद है आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर 450-500 की रेंज में कितनी बार बताया था कि अब बॉटम बनने वाला है, अब बॉटम बनने वाला है। आज वो 700 रुपए के आसपास आ गया तो सब लोग पूछते हैं अब ले लूं क्या। अरे भाई, अब क्या फायदा हुआ जब वो स्टॉक नीचे से ऑलमोस्ट आपको 50% रिटर्न दे चुका है, डबल होने वाला है, तब आपको लेने की क्यों चुल मची है। जब लेना ही था तो बेस्ट टाइम वो होता है। अगर भागने के बाद अगर आप लेंगे, जो तेज स्पीड से ट्रेन चल रही है वो किसी ना किसी स्टेशन पे रुकेगी, रुकने के बाद लेना। वरना आप कहोगे मैंने तो तेज स्टेशन पे तेज स्पीड से चलती हुई ट्रेन को पकड़ा और मेरे पकड़ते रुक गई। रुकनी थी क्योंकि उसका अगला स्टेशन था, वो भी तो आपको समझना होगा। ये चीज ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, कंपनी पैसे कहां से कमाती है और कैसे कमाती है, देखिए वो समझिए। यहां पे एपीआई से कंपनी 80% की रेवेन्यू लाती है। फॉर्मुलेशन बिजनेस जो है वहां से 13%, स्पेशलिटी केमिकल से कोई खास रेवेन्यू नहीं है, सिर्फ 5% की आती है, और इंटरमीडिएट जो है वहां से 2%। तो मेन बिजनेस हुआ एपीआईज का। अब एपीआईज क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो इसको एज अ फार्मा कंपनी आप देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, लोकेशन वाइज ब्रेकअप समझिए। एशिया जो है, एशिया से 51% की रेवेन्यू लाती है कंपनी, यूरोप से 15%, लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से आपको 28% की रेवेन्यू दिखेगी, अफ्रीका से 6% रेवेन्यू आती है। तो ये जो सारी चीज है वो हमें ध्यान में होनी चाहिए, कंपनी की रेवेन्यू कैसे आ रही है। एशिया स्पेसिफिक जो है इसका काउंटर ज्यादा है और 50% रेवेन्यू वहां से आती है। आगे देखिए, कंपनी का यहां पर आपको दिखेगा बिजनेस सेगमेंट, जिसमें हमने एपीआई को देखा। एपीआई जो है वो यहां पे इंपॉर्टेंट बिजनेस सेगमेंट है। उसके बाद में फॉर्मुलेशंस है, जिससे हमने बात करी, थोड़ी बहुत रेवेन्यू आती है, और एपीआई से देखिए 80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होती है। स्पेशलिटी केमिकल का जो बिजनेस है वहां से भी कंपनी कुछ रेवेन्यू आती है, और यहां पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वगैरह की जानकारी दी गई है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर्मुलेशंस के रिगार्डिंग जो है कंपनी का बदी हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर इसका जो है वो प्लांट लगा हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे बेसिक लेवल फंडामेंटल और डाटा के ऊपर। कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ के लगभग है, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत बड़ी साइज की और यहां से ग्रो नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। ये चीज हमें पता चलती है। बुक वैल्यू कंपनी की अच्छी कही जाएगी। स्टॉक का पी 27 के आसपास अभी फिलहाल चलता हुआ दिख रहा है, और अगर इंडस्ट्री के पी को इसके साथ देखा जाए तो वो 37 के आसपास है, तो मैं इसको ओवर वैल्यूड नहीं कह सकता। बट आरओसी और आरओई को देख के ये पी भी थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव लग सकता है। लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या इस कंपनी को मार्केट ने इसी टाइप की वैल्यूएशन पहले भी दी है, तो वो हम एवरेज पी के ऊपर देखेंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कुछ कम करी है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है और हमें नोट डाउन करना होगा। आगे देखते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का
0.49 है, ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन ये भी ना होता तो ज्यादा अच्छा होता। ईपीएस कंपनी का 19 रुपए के आसपास है, जो ठीक ठाक कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। अनप्लेज है पूरी प्रमोटर होल्डिंग, अच्छी बात है। प्रॉफिट की ग्रोथ कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक कही जाएगी। मार्केट कैप टू सेल्स काफी अट्रैक्टिव है, अच्छे वैल्यूएशन नजर आते हैं। पीजी रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, यहां पे थोड़ा एक्सपेंसिव का तड़का नजर आता है। फ्री कैश फ्लो जो 260 करोड़ के आसपास का है, जो कि पॉजिटिव है, तो ये अच्छा दिखाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी के यहां पर एवरेज पीई की। तो अगर एवरेज प्राइस टू अर्निंग देखा जाए तो वो लगभग यहां पे 23 का है, तो और आज 27 पे आप चल रहे हो, तो इसको ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अभी वैल्यूएशन को हम फेयर वैल्यूड कंपनी जो है वो कह सकते हैं। आगे चलिए, यहां पे हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं। कंपनी की ग्रोथ देखिए क्या रही है, क्या हमें यहां से पता चलेगा कि कुछ खास ग्रोथ नहीं आ रही पिछले लगभग 2 साल से। आप देखिए दिसंबर 21 से लेके यहां पर दिसंबर 23 तक का डाटा देखिए, यहां पे कुछ खास ग्रोथ मुझे नजर नहीं आ रही। दिसंबर 21 की जो सेल्स थी और दिसंबर 21 का जो प्रॉफिट था, यहां पर दिसंबर 23 के अंदर आप उसको भी बीट नहीं कर पाए। आपका ईपीएस जो 6 रुपए था, वो अगर 3 रुपए 4 रुपए के आसपास रुकेगा तो मार्केट आपको एडवांस में पनिशमेंट देगा, लोगों को बाद में पता चलता है। अगर आप बीच में भी देखें तो कोई ऐसी मेजर सेल्स ग्रोथ नहीं है सिवाय इस एक क्वार्टर के मार्च 2023 के, लेकिन तब भी कंपनी के प्रॉफिट्स काफी अच्छे नहीं थे, सिर्फ 56 करोड़ का ही प्रॉफिट कंपनी ने दिया था। तो पिछले कई समय से अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा प्रॉफिट में कुछ खास इसके ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। अगर आगे ऐसा ही रहा तो पिटाई होनी गारंटेड है इस स्टॉक की। अगर पिटाई नहीं होती, उसका एक ही रीजन होगा कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। बिना रिजल्ट अच्छे आए कुछ भी नहीं होने वाला। यहां समझिए इस कंपनी को, मार्जिन कंपनी 11% 12% के आसपास मेंटेन कर रही है। यही मार्जिन पीछे आपके 20% और 16% पे थे, तब आपके प्रॉफिट्स बढ़ने ही थे। वो कोविड का टाइम था, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको मेंटेन करना आना चाहिए, अगर आप कर पाए तो ही मार्केट वैल्यूएशन देगा, वरना वैल्यूएशन मिलनी मुश्किल है। आप इसको देख सकते हो कि 50 करोड़ के लगभग के प्रॉफिट लास्ट यहां पे आए थे, उसके बाद एक क्वार्टर को छोड़ दीजिए तो 50 करोड़ का कोई भी प्रॉफिट कंपनी नहीं ला पा रही है। तो अच्छे प्रॉफिट्स लाने होंगे आपको, वरना मार्केट पनिशमेंट देगा आपको। नेक्स्ट, ये ईयरली पीएनएल को हमें समझना होगा। ईयरली पिंडल को भी ध्यान से देखिए। ग्रोथ आपकी इसकी सेल्स में है, बिल्कुल है, ग्रोथ सेल्स में हमेशा से रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट करें तो आप 2020 में देखिए प्रॉफिट, 2021 में देखिए और उसके बाद के प्रॉफिट देखिए। ये 2021 में जब कोविड की सेकंड वेव थी मोस्टली, तब के प्रॉफिट्स है और उसके बाद के प्रॉफिट्स देखिए, तो उसमें डिक्लाइन आया है। तो जब डिक्लाइन आएगा प्रॉफिट में, तो मार्केट ने तो एडवांस में पनिशमेंट दिया, उसी हिसाब से पहले प्राइसिंग दे दी। ईपीएस 30 रुपए से अगर आपका 20 रुपए आएगा और 2 साल का समय, 3 साल का समय बीतेगा, तो देखिए वहां पे आपको ये मान के चलिए कि 2-3 साल के हिसाब से भी पड़ेगी, प्लस आपका प्राइस वाइज करेक्शन भी मार्केट करके देगा, क्योंकि आप इतना टूटे हो। क्योंकि आपका ईपीएस कितना था, 30 रुपए, 30 रुपए से ईपीएस होगा 20 रुपया, तो आपको पता चल रहा है कि लगभग यहां पे आपका 30-35% का ईपीएस जो वो साफ हो चुका है। तो मार्केट उसी हिसाब से पनिश करेगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रोथ मेंटेन रहती या नहीं रहती, वो यहां से पता चलेगा। 5 साल की सेल्स अच्छी कही जाएगी, 3 साल की अच्छी है। ट्रेलिंग 12 मंथ में हम कह सकते हैं कि कंपनी का टाइम जो है वो खराब रहा है। अगर हम प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें, 5 साल की अच्छी है, 3 साल की कुछ खास नहीं है, ट्रेलिंग 12 मंथ की भी कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है। तो 5 साल के पीरियड के साथ तो कंपनी हमेशा अच्छा रिटर्न दे रही है, लेकिन 1 साल के पीरियड के साथ में कंपनी ने कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए। अगर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो जबरदस्त रिटर्न्स रहे हैं 10 साल और 5 साल, और अगर हम 3 साल की बात करें तो कुछ खास अच्छी नहीं है। 1 साल में कंपनी अपने लोअर लेवल से ऊपर आई है, तो यहां पे आपको अच्छा रिटर्न दिख रहा है। बट उनको पूछो जो ऊपर से लेके बैठे हैं, वही बता सकते हैं सच्चाई क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, कंपनी का अच्छा माना जाएगा, इसे हम खराब नहीं कह सकते। अगर हम प्रोमोटर्स की होल्डिंग को समझ लें यहां पे, तो उसके भी हमारे काफी जानकारी मिलेगी। यहां पे देखिए 60% होल्डिंग थी मार्च 2021 में प्रोमोटर्स के पास, जो इन्होंने कम करके अभी 57% कर दी है। अब ये होल्डिंग गई किसके पास है, मेन वो देखा जाएगा। हम देखते हैं एफआईएस के पास उस वक्त 3% की होल्डिंग थी और डीआईएस के पास लगभग 0.25% की होल्डिंग थी। पब्लिक के पास 35 थी। तो सबसे पहले पब्लिक का देखते हैं। पब्लिक के पास तो आज भी 35 ही है, तो पब्लिक के पास तो ये होल्डिंग नहीं गई है, हमें पता चल गया। ये होल्डिंग गई किसके पास, एफआईएस 3% थे, वो भी 2% है, तो उन्होंने तो कुछ कम करी है, ये उनके पास भी नहीं गई। तो वही किसके पास, ये आई है सारी की सारी डीआईआईएस के पास 5.26%। अब इस 5.26% में भी कौन है, ये है डीएसपी स्मॉल कैप फंड। ये डीएसपी स्मॉल कैप जो है उसके पास जो है आई है लगभग 5% की होल्डिंग इस म्यूचुअल फंड के पास है। वो इसमें अपनी होल्डिंग जो वो लगातार बढ़ाई जा रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक नोट डाउन करने वाली बात है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है, प्रमोटर्स का बेचना मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, ये भी मुझे नोट करना होगा। क्या मैं इससे एक जजमेंट बना सकता हूं, नहीं बना सकता। उसके लिए मुझे चार्ट को भी समझना होगा, टेक्निकल फंडामेंटल दोनों अपने रडार पे लेने होंगे। अब करते हैं जरा फंडामेंटल एनालिसिस, क्लियर पिक्चर वही मिलेगी। तो अब हमारे सामने चल रहा है आरती ड्रग्स का टेक्निकल एनालिसिस। हमें दिख रहा है कि स्टॉक अपने हाई से 70% टूट चुका है। वैल्यूएशन आप देखिए
हमें पता चला कि 2021 में रिजल्ट अच्छे आए थे, लेकिन देखिए आप वैल्यूएशन उससे पहले ही आपको काफ़ी हद तक मिल चुकी और 2021 के स्टार्टिंग में ही कंपनी ने अपना टॉप लगा दिया था। और उसके बाद से देखिए एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन, अगेन कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन, अगेन कंसोलिडेशन, अगेन ब्रेकडाउन, देन ऊपर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, देन ऊपर कंसोलिडेशन, अगेन ब्रेकडाउन। तो ये इसकी जर्नी अभी तक रही है, ये हमें समझना होगा। मैं चार्ट को सिंप्लीफाई करके समझाना चाहता हूँ, वरना इसमें कॉम्प्लेक्स करने को मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये सिंप्लीफाइड मेथड है। पीछे इसका जरा डाटा लेते हैं, आइए जरा देखिए पीछे। यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि पीछे 2015 से लेके 20 तक लगभग एक रेंज के अंदर स्टॉक जो वो अटका रहा, और जब चला तो इसने अच्छे रिटर्न्स एक ही साल में सारे के सारे दे दिए थे, और लगभग स्टॉक यहाँ से 5 गुना हो गया था। तो 5 साल की कसर जो थी, 5 ईयर्स का 5x रिटर्न सिर्फ इसने कुछ महीनों के अंदर दे दिया था। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जर्नी होती है। तभी तो कहते हैं कि जो ट्रेडिंग समझने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्विंग को यहाँ पकड़ते हैं, राइड करते हैं ट्रेलिंग एसएल के साथ, और फिर अपना एक लेवल पे जाकर उसे छोड़ देते हैं। तो ये मेथड होते हैं स्विंग वालों के लिए अलग अलग, लेकिन किसको क्या सूट करता है वो अलग बात है। करंटली वीकली चार्ट को हम देखते हैं और इस डाटा को टाटा कर देते हैं। ये वीकली चार्ट है, हमें ये समझना होगा कि अभी स्टॉक कहाँ कैप है। ये देखिए यहाँ पर स्टॉक के लिए जो जर्नी रही है वो नीचे से ऊपर आता, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, नीचे से ऊपर कंसोलिडेशन, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। अब इसको आप एक तरीके से और समझिए, स्टॉक जो है इस वेव के अंदर, ये जो वेव लगी हुई है, ये जो वेव है इसके अंदर क्या है, अटका पड़ा है। अब इस वेव में ऊपर में इंपॉर्टेंट लेवल ₹625 का है और नीचे में लगभग ₹435 का है। ये इस रेंज के अंदर अटका पड़ा है। तो जब तक इस रेंज में है तब तक स्टॉक का ट्रेंड क्या हो गया, साइडवेज हो गया। तो स्टॉक का ट्रेंड वीकली चार्ट में हमें क्या नजर आता है, साइडवेज नजर आता है। क्या मैं यहां से कोई कंक्लूजन बना सकता हूं, फिलहाल नहीं बना सकता। स्टॉक का ट्रेंड क्या है, साइडवेज है। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म देखा जाए तो ट्रेंड जो है वो यहां से बुलिश होता हुआ हमें नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म के चार्ट्स पे। लेकिन अगर हम वीकली चार्ट पे बात करूं तो ये ट्रेंड जो है वो साइडवेज अभी नजर आता है। कन्वर्ट करते हैं इसको मंथली चार्ट पे, हैव अ लुक। अगर मंथली चार्ट को देखा जाए, यहां पर हम मंथली चार्ट देख पा रहे हैं, मंथली चार्ट क्या बोलता है। अच्छी चीज क्या है वो हमें समझनी होगी। स्टॉक ने जहां से गिरावट ली थी वहां से नीचे गया, वहां से वी शेप रिकवरी करके ऊपर आता है, यहां पर अगेन नीचे आके इन्हीं लेवल्स के पास सपोर्ट लेके अगेन एक अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर जाने का। तो यहां भी ये चीज क्लियर है कि स्टॉक के लिए ये जो जर्नी है, ये जो वेव है, वो इस वेव का एक करेक्शन है। देखिए कोई तेजी आई है और उसकी एक करेक्टिव वेव जो है वो ये वाली है, तो दिस कैन बी ए करेक्टिव वेव, इसको हम करेक्शन कह सकते हैं। ये करेक्शन लगा है, तो क्या यहां पे मैं बाय कर लूं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें यहां पे अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, सेटअप समझना होगा, तभी कुछ डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल अगर मंथली ट्रेंड को भी देखा जाए तो क्या है, मंथली ट्रेंड बुलिश जरूर है, लेकिन अगर मैं ओवर अ पीरियड की बात करूं तो ये साइडवेज ही नजर आता है। सपोर्ट इंपॉर्टेंट यहां पे 435 के आसपास रहेगा, जो हमें ध्यान में रहना चाहिए। आगे बात करते हैं डेली चार्ट पे। एक्चुअल में डेली चार्ट क्या बोल रहे हैं वो भी हम समझ लेते हैं, ताकि पिक्चर क्लियर पता चल जाए और होने क्या वाला है वो भी हम समझ लें। सो दिस इज द डेली चार्ट जो हमारे सामने अभी फिलहाल नजर आ रहा है। ये हमारे पास डेली दिस इज वीकली चार्ट, इसको हम डेली कन्वर्ट करते हैं। हैव अ लुक, ये हमने डेली यहां पे कन्वर्ट किया। अगर हम डेली पे भी देखने चाहें तो हमें पता चलेगा कि स्टॉक की जर्नी किस टाइप की है। कुछ खास यहां पे मूवमेंट नहीं है। स्टॉक इस सेलिंग प्रेशर को जो वो एब्जॉर्ब करे जा रहा है, इस सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश जो है वो स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा है। पीछे का अगर हम इसका हिस्टोरिकल डाटा भी देख लें तो हमें कुछ और आइडिया भी लग जाएगा। अगर हम हिस्टोरिकल डाटा भी देखें तो हमें पता चलेगा स्टॉक ये जो रेजिस्टेंसेस हैं, ये देखिए यहाँ पे इस प्राइस पे रेजिस्टेंसेस काफी रहे हैं, उन्हीं लेवल्स के आसपास जो है फिलहाल अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये लेवल, इधर यही लेवल वापस सपोर्ट बनता है, और अब यही लेवल वापस क्या बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है। अप्रोक्सीमेट 530-40 की रेंज है, यहीं पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसको काटने के बाद स्टॉक के लिए 600 से ये 650 की एक रेंज होगी, जो भी एक मेन हर्डल हो सकती है, लेकिन हम उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल इस रेंज को समझ लेते हैं। तो डेली चार्ट पे शॉर्ट टर्म का ट्रेंड क्या है, यहां से स्टॉक देखिए हल्का सा बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के रिजल्ट भी आए हैं, आज उसका रिएक्शन होगा, पता नहीं क्या होगा वो देखेंगे, लेकिन ये जो है वो ऐसा नजर आ रहा है। यहां से स्टॉक सीधा नीचे आता है तो ये सपोर्ट होगा, और यहां पे रेजिस्टेंस जो वो रहने वाला है। फिलहाल अगर ध्यान से देखो तो इस वेव के अंदर जो है वो स्टॉक कैप हो रखा है, इसके बाहर ही कुछ मूवमेंट होगा, तब तक कोई मूवमेंट नहीं है। आगे चलते हैं, अगेन वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की डेट में क्या सिचुएशन है। ये मंथली और वीकली चार्ट देख लेते हैं। अब मैं बात करूंगा कि फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से हमें करना क्या है, और मेरा इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है या नहीं है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ये देखिए कि जिस टाइप से ये कंसोलिडेशन होते हैं, ब्रेकडाउन आते हैं, और उसके बाद में स्टॉक के लिए क्या जर्नी रहती है वो हमें समझना होगा।
अभी फिलहाल क्या हो रहा है, ये इसी रेंज के अंदर हो सकता है कुछ महीने कंसोलिडेट करे, तो इस रेंज के बाहर निकलने पे ही बड़ा मूव है, तब तक बड़ा मूव तो नहीं है, ये हमें पता चल गया है। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि कंपनी के अंदर कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता है, जैसे कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो वो क्या कर सकता है। ऑलरेडी इन्वेस्टेड में यहां से मान सकता हूं, यहां से मान सकता हूं, यहां से कहीं से भी हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड मान सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। फंडामेंटल्स ओके हैं, फंडामेंटल में कोई फिलहाल इश्यू नहीं है कि बहुत मेजर इश्यू हो, लेकिन एक मेजर पार्ट जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज ग्रोथ मिसिंग है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई स्टॉक जो था वो 100 रुपए से 600 रुपए गया और 600 से 500 की रेंज में ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो खराब नहीं हो जाता है। हाँ, ग्रोथ नहीं है, अगर उसने ये तोड़ दिया ना पॉइंट, तब वो खराब हो जाएगा, नीचे आएगा। वैसा इस कंपनी के साथ है कि पहले सेल्स कम आ रही थी, वो 600-700 करोड़ की जो सेल्स है उस रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, वो सेल्स उसी रेंज में प्रॉफिट्स आ रहे हैं। अगर वो उसको भी तोड़ता है ना, तो फिर नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर एक डिप आने के चांस और रहेंगे। तब तक फंडामेंटल खराब नहीं है, फंडामेंटल ओके हैं। अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो टेक्निकल कैसे हैं, टेक्निकल साइडवेज है। क्या यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मूव आ सकता है? अभी फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आता है, जब तक स्टॉक इन रेंजेस को नहीं काटता। इस रेंज के बीच में कितना भी बड़ा मूव हो सकता है, इस रेंज के बीच में, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते जब तक इस रेंज के आउट ऑफ द बॉक्स वो नहीं जाता है। ये हमें ध्यान रखना होगा। तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको ये ध्यान रखना है कि स्टॉक अपने हाई से 70% टूट गया है, तो यहां पर मेरा अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता तो मैं डेफिनेटली इसको होल्ड कर रहा होता कि ठीक है, टूटा हुआ है, इसको होल्ड करते हैं, एंड नीचे के प्राइस पे अगर कहीं सही वैल्यूएशन मिलती है, जैसे कि अभी मिल रही है, तो एक्यूमुलेट के लिए ही देखा जाना चाहिए, बजाय कि सेलिंग के लिए। क्योंकि फंडामेंटली कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि कंपनी का बिजनेस खराब हो गया या कंपनी कोई अच्छे ग्रुप से बिलोंग नहीं करती। कंपनी इज ए गुड कंपनी, खराब नहीं है, ग्रोथ मिसिंग है, लेकिन वो कंसोलिडेशन पार्ट में है। उसको तोड़ता है तो हमें रिव्यू करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि इससे चिपक के शादी कर ले, रिव्यू करना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। आगे बात करते हैं, यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्या, हम देखते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट, और मैं अपना डिस्क्लोजर भी आपको बाद में दे दूंगा। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि हमें विद एसएल करना है या विदाउट एसएल करना है। अगर हमें विद एसएल करना है तो हमारे लिए मोर इंपॉर्टेंट चीज जो होने वाली है वो इसको ध्यान रखिए कि यहां पर 435 का लेवल होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिए। क्लोजिंग बेसिस या सस्टेन बेसिस पे इस चीज को हमें समझना होगा। यहां पे क्या वन टाइम बाय बनता है? द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं बनता है कि वन टाइम बाय बन जाएगा। यहां पर क्या वो बाय है कि जो दिखा रहा है कि यहां से स्टॉक नीचे नहीं आएगा? ऐसा भी कोई सेटअप नजर नहीं आ रहा है। तो यहां पे कौन लेगा? उसे ही लेना चाहिए जो क्लियर है कि भाई अगर नीचे आता है तो 435 के साथ में है, मुझे बैठना होगा। प्लस ये यहां पे टाइम वाइज भी अभी टाइम ले सकता है, टाइम वाइज भी अभी टाइम ले सकता है। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लेगा, जब तक कंडीशन ये है कि इसके ऊपर नहीं जाता। इसके ऊपर गया तो फिर इसके लिए एक मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, मोमेंटम ट्रेडर्स भी यहां पे आ जाएंगे। विदाउट एसएल जाना है तो फिर वो नीचे क्या कर सकते हैं? एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखिए अब डिसाइड उनको ही करना होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब कम से कम 1 से 2 साल होता है, कम से कम, मिनिमम कम से कम बताया है, ज्यादा तो आप 5 साल 10 साल भी सोच सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 से 2 साल का अगर व्यू हो। विद एसएल जाना है तो ये ध्यान रखिए, विदाउट एसएल है तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पे काफी हद तक चांसेस है कि इस लेवल पे जो काम होना था वो हो चुका है, इसके नीचे आना मुश्किल है, और स्टॉक अगर इन लेवल्स के ऊपर निकलता है तो एक तेजी का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की। क्या यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेडिंग अवेलेबल है? बिल्कुल है, लेकिन कब है? ₹625 के ऊपर है। यहां से ऊपर निकलेगी तब एक स्विंग ट्रेड एक्टिव होगी सस्टेन करने पे, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा उसके बाद में वो ₹560 का रहने वाला है। देखिए यहाँ पर वो 560 का सपोर्ट है, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा 560, और उसके बाद स्टॉक के लिए इमीडिएटली ₹660, 695 एंड 730 के जो लेवल्स है वो पॉसिबल होंगे। यहां से ये लेवल्स जो है वो इसके लिए पॉसिबल होते हुए नजर आएंगे। इनको आप देख सकते हैं चार्ट पे, रेजिस्टेंस लगा के आपको आइडिया लग जाएगा मैंने किस बेसिस पे काम किया है। आप चाहें तो इसको कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। तो ये स्विंग ट्रेडर वालों के लिए हो गया। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जब तक आप इस रेंज के अंदर अटके पड़े हो तब तक किसी भी टाइप का डायरेक्शनल मूवमेंट आना मुश्किल है। इस रेंज के अंदर आपको ये परेशान कर सकता है, दिक्कत कर सकता है, समस्या कर सकता है, वो इस रेंज के ऊपर है, लेकिन यहां से निकलना फिलहाल वैसे कुछ इंडिकेशंस नहीं है। ट्रेंड जो है वो साइडवेज है, कोई ऐसा नहीं है कि यहां से बहुत बड़ी तेजी दिख जाए 1 मिनट में या बहुत बड़ी मंदी आ जाए, ऐसा नहीं है। इस रेंज को काटने के बाद हम कुछ सोच सकते हैं, तब तक हमें जो एक्यूमुलेट वाले हैं उनके लिए बेस्ट है। मेरा डिस्क्लोजर मैं देना चाहूंगा, मेरे पास इस कंपनी के 556 रुपए से कुछ शेयर्स जो है वो मेरी होल्डिंग में यहाँ पे पड़े हुए हैं, और मैं उसको अब इन्वेस्टमेंट पर्पज से होल्ड करने वाला हूं, मैं उसको नहीं बेचने वाला। मेरा विचार नहीं है उसको बेचने का। नीचे आता है अगर डेफिनेटली इन प्राइसेस के आसपास तो आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट कि मुझे और ऐड करना है कि नहीं करना है, और ऊपर जाता है तो आई विल कंटिन्यू टू राइड। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, मैं शायद आपके पास वीडियो बना के ला पाऊं या ना ला पाऊं कि मैंने बेचा या मैंने लिया,
आपको अपना रिस्क क्लियर करना है अपने एडवाइजर के साथ बैठ के। आप मेरे भरोसे बिल्कुल मत रहिए कि मैं आके आपको बताऊंगा कि मैं बेच रहा हूं। हो सकता है मैं आपको अपडेट दे पाऊं तब तक लेट हो जाए, इतनी कंपनीज है, रोज कुछ ना कुछ काम होता है, कहां कहां अपडेट देना संभव होगा, इसको आप भी सोचिए। तो अगर आपका भी इस कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट है या फिर आप करने का विचार कर रहे हैं, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपके दिमाग में क्लैरिटी ला पाऊं। फिर भी अगर कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करिएगा, और इस बात का ध्यान रखिए, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे हिसाब से आपके दिमाग में कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। फिर भी आता है तो अपने एडवाइजर के साथ ही कंसल्ट करिए, हम उसमें अब आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, जितना करना था हमने कर दिया है। ऐसे एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, वेब एनालिसिस में आइए, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां 1 to 1 आप मेरे साथ सीखते हैं, और सीखने के बाद आप भी ऐसे एनालिसिस करने के लिए काफी हद तक तैयार हो जाते हैं। बट इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि 1 to 1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक समय में मैं एक इंसान को ट्रेन करता हूं। ऐसा नहीं होगा कि 10 लोग क्लास में साथ में जुड़े हों, एक टाइम पे एक ही बंदा मेरे साथ कनेक्ट हो सकता है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, सेंड वेव एनालिसिस डिटेल्स, आपको हमारी टीम जो वो डिटेल सेंड कर देगी, और उसके बाद अगर आपको कॉल अरेंज करवाना हो, आप कॉल पे हमसे बात कर सकते हैं। साथ में चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेना चाहें तो उसके बेनिफिट आप देख सकते हो। डायमंड मेंबरशिप किसी भी स्टॉक का ट्रेंड पूछने के लिए मेंबरशिप है, जहां पे हम अपने चार्ट के हिसाब से आपको ट्रेंड बताते हैं, किसी स्टॉक का ट्रेंड क्या है। और एसटीपी मेंबरशिप जो है वो पर्सनली हम उन स्टॉक्स को आपके साथ शेयर कर देते हैं जहां पे हमें चार्ट अच्छे लग रहे हैं, तो मैं उन स्टॉक्स का चार्ट आपके साथ शेयर करता हूं। वो एक चार्ट स्कैनर है, ये ब्रेकआउट अलर्ट स्टॉक है, ध्यान रखिए, रिकमेंडेशन किसी भी तरीके से नहीं आएगी, इस बात को विशेष ध्यान रखिए। एसटीपी चार्ट स्कैनर जो है वो अलग तरीके का स्कैनर है, जहां पर आपको काफी हद तक आइडिया लगेगा कि कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट आने वाला है, और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए आप उसे अपने रेफरेंस के लिए या अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।